प्यारे बच्चों, आशु कोचिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी रूपाली मैम आपके लिए लेकर आई हूँ नई क्लास प्रगतिवादी युग। जो बच्चे मेरी क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं वह इस क्लास से पूर्व हुई कक्षाएं जो कि युग से संबंधित हैं उन्हें अवश्य देख लें, जबकि मैंने उसके अतिरिक्त उनका व्याकरण भी काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, जैसे कि समास, संधि, अलंकार। ठीक बेटा, आपको युग से इसलिए विशेषकर जुड़ना है क्योंकि आप जब पिछले युगों को देखेंगे तभी जान पाएंगे कि इस युग के रचनाकारों ने जो लिखा वह क्यों लिखा और उनकी विषय वस्तु परिवर्तित क्यों थी। तो आपको रीतिकाल और आधुनिक युग के अंतर्गत आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग को पढ़ना है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा 10th के विद्यार्थी हैं उनकी पाठ्य पुस्तक में इस युग की समय सीमा 1938 से लेकर 1943 ही दी गई है। तो आपको यदि ये प्रश्न आता है तो इस पर ही टिक लगाना है। उसके अतिरिक्त अधिकांश हमारे विद्वानों का मानना है कि 1936 से लेकर 1942 का जो समय है वो प्रगतिवादी युग है। इसे छायावादोत्तर काल भी कहा जाता है, अर्थात छायावाद के बाद का काल जो है वो क्या है, छायावादोत्तर काल, जिसे हम जो हमारे नाम है उसे प्रगतिवादी युग के नाम से जानते हैं। बेटा, इस समय हमारे समाज में दो वर्ग थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। ठीक, मिडिल क्लास हमारा बाद में आया। तो निम्न वर्ग को लेके जहाँ पे रचनाकार क्या कर रहे थे, लिख रहे थे उनके लिए, जिससे कि निम्न वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो उच्च वर्ग में बुराइयां ही निकाल रहे थे, बल्कि ये था कि हमारे समाज के राजनीतिकों को और उच्च वर्ग के लोगों को ऐसी योजनाओं को तैयार करना चाहिए, ऐसे नियमों को निकालना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे कि जो कंपनी का बॉस है उसे अपने वर्कर के लिए समय से तनख्वाह देनी चाहिए, समय पर उनका बोनस देना चाहिए और उनकी समय समय पर अपनी, जैसे कि उसकी फैक्ट्री को फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, उसी प्रकार उनकी तनख्वाह को भी बढ़ाते रहना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। जब निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति होगी तो देश की भी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा और देश भी हमारा क्या करेगा, तरक्की करेगा। तो हमारे समय के लेखकों का मेन उद्देश्य था कि निम्न वर्ग के प्रति वह अपनी रचनाओं को लिख रहे थे, उनमें सहानुभूति लिख रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की बात कर रहे थे। तो बेटा, प्रगतिवाद आम शब्दों में तो ये है, और मैं आपको किताबी रूप से बता दूं तो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद और साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही आपका प्रगतिवाद है। छायावाद के युग के जो कवि हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे, सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत की एक रचना मैंने आपको बताई थी, युगवाणी। युगवाणी, इस रचना को हमारे डॉक्टर बच्चन, ये हरिवंश राय बच्चन जी नहीं है, ये एक साहित्यकार हैं। ठीक है, इन्होंने इनकी इस रचना को पहली प्रगतिवादी रचना माना है जो कि खड़ी बोली में लिखी गई थी। बेटा, प्रगतिवादी युग में आपके विशेषकर जो रचनाकार माने गए हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन, आपके शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन आप कहेंगे कि आपने रामधारी सिंह दिनकर तो पहले ही पढ़ा दिए हैं, तो उनकी जो रचनाएं थी वो कुछ छायावादी युग से भी संबंधित थी और आपकी पाठ्य पुस्तक में युग के अंतर्गत दिनकर का नाम भी दे रखा था। जिस तरह से मैं इसमें भी बताऊंगी कि विशेषकर तो मैंने बता दी कि कौन कौन है। तो आपके केदारनाथ अग्रवाल हैं, नागा अर्जुन है, शिव मंगल सिंह सुमन है, त्रिलोचन है और दिनकर जी हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त भी इसमें आपके रामविलास शर्मा दे रखे हैं, सुमित्रानंदन पंत दे रखे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दे रखे हैं, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि अधिकांशों को आपने छायावादी युग में पढ़ रखा है और मैंने उन्हें पढ़ा रखा है। तो जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि उन्होंने छायावाद में पढ़ रखा है, और जो नए बच्चे हैं वो जान लें कि इनको मैं छायावादी युग में पढ़ा चुकी हूँ। तो बेटा, ये वो रचनाकार हैं जो छायावाद के अंत तक, जैसे अपनी रचनाएं लिख रहे थे तो छायावाद में लिखते लिखते अंत तक इनकी रचनाओं में प्रगतिवाद की भाव आने लगा। जैसे ये गरीब के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे, उनको लेकर, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, उनके सम्मान को लेकर, उनके साथ हो रहे शोषण के प्रति विरोध को लेकर ये लिखने लगे थे। ठीक है, हम समझते हैं विस्तार से अपने रचनाकारों को। तो सबसे पहले आते हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल। बेटा, आपके दो रचनाकार हैं केदारनाथ नाम के, ये हैं केदारनाथ अग्रवाल, एक आएंगे आपके केदारनाथ सिंह। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रगतिवादी युग में जो आते हैं उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल।
केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बेटा 1911 में हुआ था और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने विशेष रूप से देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा में कवित्व सवैया छंद में काफ़ी रचनाएं लिखी थी। इन्होंने आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से भी रचनाएं करी थी। ठीक बेटा, इनकी जो फेमस रचना है वो है युग की गंगा। मैंने आपको बताया कि इस युग में आप क्या पढ़ रहे हैं कि निम्न वर्ग के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो उसके लिए लिखा जा रहा था, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए, समाज में उसकी पहचान को बेहतर करने के लिए। ये युग गंगा इनकी प्रथम रचना है। ठीक है बेटा, मतलब पहला संग्रह है। इसके अंतर्गत कई सारी रचनाएं आएंगी, तो यह इनका संग्रह है। इसमें इन्होंने शोषण के खिलाफ लिखा है। पूंजीवादी वर्ग मतलब शोषक वर्ग, शोषित वर्ग के लिए जो शोषण कर रहा था उसके खिलाफ इन्होंने लिखा है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, प्रकृति और जनजीवन का मिश्रण। इसमें इन्होंने प्रकृति को लिया है और जनजीवन को लिया है और उन दोनों को लेकर एक साथ लिखा है। नागा अर्जुन, इनकी आप मेरे यूट्यूब पे एक रचना पाएंगे जो कि पढ़ी हुई है, अकाल, और उसके बाद बहुत ही फेमस कविता है। बेटा ये यात्रा उपनाम से रचनाएं किया करते थे। यात्रा उपनाम से इन्होंने रचनाएं लिखी थी। इन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम जो रचना की थी वो है राम के प्रति। इनकी खड़ी बोली में ये प्रथम रचना है जो कि 1935 में आई थी। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। इनकी पत्रिका का नाम था बेटा विश्व बंधु। ये अभी तक आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने उस तरह से लिखवाया नहीं है, लेकिन आप क्लास देख रहे हैं तो साथ साथ नोट करते हुए चलें। आने की संभावना कुछ भी हो सकती है, कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नागार्जुन की बेटा बहुत फेमस रचना है हरिजन गाथा। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से दलित वर्ग की स्त्रियों के साथ में उच्च वर्ग के व्यक्ति उनका शोषण कर रहे थे, उनका शिकार कर रहे थे। तो हरिजन गाथा में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उच्च वर्ग निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ शोषण कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था शारीरिक रूप से, और पुलिस वाले भी उनका साथ ना देकर उच्च वर्ग का ही साथ देते थे। तो शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है। सतरंगे पंखों वाली, यथार्थवादी चित्रण। यथार्थवाद का मतलब है बेटा कि जो हो रहा है प्रेजेंट टाइम में उसी समय का हम चित्रण कर रहे हैं। ठीक है, समय की उसी स्थिति को बता रहे हैं। रामविलास शर्मा, इनका जन्म 1912 में हुआ था। देखो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन दोनों की समय सीमा आप सेम पाते हैं। रामविलास शर्मा ठीक एक वर्ष बाद आते हैं 1912 में। इनकी भी मृत्यु 2000 में ही हो जाती है। निराला की साहित्य साधना, इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि यह रचना आपकी 3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है। बेटा यह इन्होंने 3 खंडों में लिखी थी। ठीक है, तीनों की समय टाइम पीरियड अलग अलग रहा है। ये इनकी बहुत फेमस रचना है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना, यह एक आलोचनात्मक रचना लिख रही थी। प्रगति और परंपरा, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। तो देखो आप देख रहे हैं 1938 से 1943, इसका मतलब हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ शासन किसका चल रहा था? अंग्रेजों का। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है बेटा। मिट्टी की बारात, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म होता है 1915 ईस्वी में हो जाती है। इनकी रचना है मिट्टी की बारात और प्रलय सृजन। हमारे अन्य रचनाकार जो आपकी बोर्ड परीक्षा की पुस्तक में दिए गए हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, तो इनकी रचनाएं हैं बेटा। सुमित्रानंदन पंत आते हैं जिनकी युगवाणी रचना को भी मैंने पूर्व ही बताया कि खड़ी बोली की प्रथम प्रगतिवादी रचना माना डॉक्टर बच्चन जी ने। इसके अलावा इनका युगांत और ग्राम्य, ये 3 रचनाएं जो कि प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। उसके अतिरिक्त हमारे आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो कुकुरमुत्ता रचना है, इस रचना में इन्होंने पूंजीपति और निम्न वर्ग दोनों के लिए लिया है, जो कि जो पूंजीपति वर्ग को इन्होंने प्रतीक के रूप में लिया है तो गुलाब के फूल से लिया है, और कुकुरमुत्ता से इन्होंने निम्न वर्ग को लिया है। ठीक है, निम्न वर्ग। उसके अतिरिक्त नए पत्ते, ये दोनों रचनाएं इनकी प्रगतिवादी युग से संबंधित हैं। रामधारी सिंह दिनकर तो रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा और रेणुका इनकी प्रथम रचना है, पूछी जा चुकी है। परशुराम की प्रतीक्षा भी पूछी जा चुकी है और रश्मि रथी भी पूछी जा चुकी है।
बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं दिनकर जी की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस समय क्या हो रहा था कि पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग के प्रति लिखा जा रहा था। तो निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति थी, उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की स्थिति थी, जिस चीज़ को आप आज भी देखते हो। तो इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी थी, श्वानों को मिलता दूध भात। श्वान मतलब कुत्ता। तो श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, मतलब परेशान होते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि कुछ खाने को होता काश। ठीक है, बेचैन होते हैं। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। आप आज भी ये चीज़ों को देख रहे हैं कि कुत्तों को उच्च वर्गों में लोगों द्वारा पाला जा रहा है, उन्हें समय से खाना दिया जा रहा है, दूध के साथ साथ उन्हें नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी समय से दी जा रही हैं, और उन्हें ठंड ना लग जाए इसके लिए रजाई गद्दे का भी पूरा प्रयोग किया जाता है, आपके कंबलों का। लेकिन गरीब बच्चा माँ की हड्डी से ठुठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, अर्थात माँ, जो गरीब बच्चे हैं वो माँ की हड्डियों से चिपक कर जाड़े से कपकपाकर अपनी रातों को बिताते हैं। तो ये हमारे दिनकर जी की बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं जो कि आज भी आपके लिए उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई हैं। भगवती चरण वर्मा, अभी तक आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 2 बार ही, तो बेटा इनकी भूले बिसरे चित्र आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चित्र लेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भैंसा गाड़ी। तो भैंसा गाड़ी में इन्होंने शोषित वर्ग और साधारण मानव के संघर्ष को दर्शाया है। इसमें इन्होंने शोषित और सामान्य मानव व साधारण मानव के संघर्ष को दर्शाया है। ठीक बेटा, अगली इनकी रचना है पथ गा। तो इसमें इन्होंने बेटा महाकाल, कर्ण और द्रौपदी प्रगतिशील चेतना को उजागर किया। इसमें इन्होंने रेडियो रूपक दिए थे। ठीक है, नरेंद्र शर्मा मिट्टी और फूल, इसमें इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक प्लस राजनीतिक, ये सामाजिक और राजनीतिक चेतना से युक्त है। ठीक बेटा, अगली रचना है प्रवासी के गीत। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर बताती हूँ, और एग्जाम में पूछी भी गई है। तो इसमें आपका आता है व्यक्तिगत प्रेम के साथ साथ युगीन समस्या, युगीन मतलब उस समय की युगीन समस्याओं का चित्रण। नरेंद्र शर्मा से आपकी यही रचना भी तक एग्जाम में पूछी गई है। ठीक बेटा, अगले आपके रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इनकी किरणबेला, लालचूरन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दशमी रेखा, उर्मिला, कुमकुम। बेटा मैं बता दूं कि ये विशेषता हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान मैंने आपको पढ़ाए थे। तो मैंने इनकी प्रसिद्ध रचना आपने सुनी है झांसी की रानी, उसके अध्याय कि वीरों का कैसा हो बसंत जैसी रचनाओं के माध्यम से ओज और समाज सुधार का संदेश दिया था। ठीक है, चलिए तो बेटा आपको इस युग में विशेषकर रचनाकारों के नाम ध्यान रखने हैं। ठीक, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि प्रगतिवादी युग के रचनाकार कौन हैं, और जिनसे अभी तक रचनाएं पूछी गई हैं। तो मैं बता दूं कि आपके रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जो कि पूछी गई है। अगली है आपकी युगवाणी, जो कि बार बार पूछी जा रही है, युगांत और ग्राम्य। इसके अतिरिक्त रश्मि रति, परशुराम की प्रतीक्षा और रेणुका, मतलब दिनकर जी पे आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक, भूले बिसरे चित्र आपकी भगवती चरण वर्मा की बार बार पूछी जा रही है। प्रवासी के गीत आपकी नरेंद्र शर्मा से कई बार पूछ ली गई है, और रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण
कृष्ण शर्मा नवीन जी से अभी रचनाएँ नहीं आई, लेकिन इनकी प्रगतिवादी युग की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं वो मैंने लिखवा दी हैं। यदि इस युग से प्रश्न देखा जाए तो चल रहा है प्रगतिवादी युग की विशेषताएं बताइए। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी युग की है? तो प्राचीन परंपरा व रूढ़ियों का विरोध। प्राचीन परंपराओं व रूढ़ियों का विरोध, जैसे कि बेटा मैंने आपकी हरिजन गाथा रचना बताई, उसमें क्या हो रहा था कि दलित वर्ग की स्त्री के साथ उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शोषण हो रहा था। तो वो प्राचीन परंपरा का विरोध किया जा रहा था और रूढ़ियों का, कि स्त्रियों के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं दलित वर्ग की। तो अब आकर ऐसा होना संभव नहीं था। मानवतावादी दृष्टिकोण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषक वर्ग मतलब उच्च वर्ग। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, मतलब गरीब वर्ग के प्रति लोगों के अंदर क्या थी? सहानुभूति। रचनाकार जो अपनी रचनाएं लिख रहे थे उनमें गरीब वर्ग के प्रति वो सहानुभूति दर्शा रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे। ठीक। विद्रोह एवं क्रांति की भावना, देखो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और यह हमारा 1938 से लेकर आपका 1943 तक चला। तो अब आकर हमारे वर्ग में विद्रोह और क्रांति की भावना बहुत चरम सीमा पर जा चुकी थी। समाज का यथार्थ चित्रण, उस समय के समाज की स्थिति क्या थी उसका वैसे का वैसा ही चित्रण किया जा रहा था। मैं आपकी हरिजन गाथा लूँगी, उसमें बताया था मैंने आपको कि पुलिस साथ किसका दे रही थी? शोषक वर्ग का। तो यह उस समय की वाकई ही स्थिति थी कि शोषक वर्ग का ही साथ दिया जा रहा था, जो कि वहाँ का क्या हो गया? यथार्थ चित्रण। नारी मुक्ति का नारा, नारी मुक्ति का नारा, नारियों के लिए अब आकर बहुत कुछ लिखा जाने लगा था, जैसे कि आप बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना उर्मिला में पाते हैं। और मैंने आपको एक त्रिपति गा बताया, तो उसमें द्रौपदी को लेकर भी लिखा गया। सामयिक समस्याओं का चित्रण, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना, ठीक है। रूस के ऊपर अनेक रचनाएं लिखी गई। तर्क एवं व्यंग्य की प्रधानता, अब आके हमारे लोग तर्क भी करने लगे थे और व्यंग भी करने लगे थे। कला पक्ष में नवीनता का संचार, कला पक्ष में नवीनता का संचार, ठीक है। तो इसी तरह से आप जुड़े रहें हमारे चैनल आशु कोचिंग अकेडमी से। क्लासेस को देखना ना भूलें, अपनी पिछली क्लासेस को अवश्य देखें और आने वाली क्लासेस को भी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों से मेरा बार बार कहना है कि क्लासेस को समझें, और जहाँ तक मेरा कहना है आपको कई बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं, मैं आपको सारा बताती हुई चलती हूँ। पूरे रचनाकारों को ध्यान से देखें, किस प्रश्न में रचनाकार ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किससे विशेषताएँ ज़्यादा आ रही हैं, किस रचनाकार की रचनाएँ ज़्यादा आ रही हैं, मैं आपको सारा कुछ बताती हुई चल रही हूँ। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार भी क्लास देख लेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप अपने स्कूल ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें।